चलें जी स्टार्ट करते हैं। कल हमारा 2 चैप्टर्स हो गए थे और जो सेकंड चैप्टर था डैट वाज बुक्स ऑफ प्राइमरी, उसके साथ ही हमारा थर्ड चैप्टर भी लिंक होता है, डैट इज़ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस। इसमें से भी आपको एमसीक्यूज़ जो है वो कैलकुलेशन वाले ही आते हैं एंड यू कैन से डैट इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर जो आपने पूरे अपने सिलेबस में देखा होता है, बुक ऑफ प्राइमरी। और ये जो है ये आपके सबसे ईजीएस्ट चैप्टर जो है वो कंसिडर होते हैं जब आप इनको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या जो इनमें से एमसीक्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर हैं आपके सिलेबस के। अब आपको लेजर की बात करूंगा तो आपको लेजर्स भी पता होगा कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंसेस का भी पता होगा, आइडिया क्या होता है और क्या नहीं होता। तो हम जब कल अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि हमारी बात शुरू कहाँ से होती है, ट्रांजैक्शन से। हम उनको बुक ऑफ प्राइमरी में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उनके क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स का मतलब क्या होता है कि हम उनको अकाउंट की फॉर्म में क्या लिखते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब लेजर्स बनते किसके हैं कि एक जैसी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको हम एक ही जगह पे जमा कर देते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, रेलेवेंट लेजर कहता है। इसके लिए हम अल्टरनेटिव टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, डैट इज़ टी अकाउंट, के ये हमारे क्या हैं, टी अकाउंट्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन जो होता है अकाउंट्स बनाने का, वो हमारा क्या होता है, टी अकाउंट। इसका अल्टरनेटिव भी होता है जिसे हम कहते हैं रनिंग बैलेंस या रनिंग बैलेंस अकाउंट भी कह रहे होते हैं। अब टी अकाउंट की हम बात करें तो उसका फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, कुछ इस तरह से बन रहा होता है। ये जो आपकी राइट साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं। ये जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड जो है वो कह रहे होते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड पे होंगी, डेबिट हो रही होंगी, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड पे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रही होगी। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो राइट साइड पे है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस होता है, ये आपका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो है वो कहलाता है। अगर आपका किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस जो है वो ये कंसिडर हो रहा होता है। अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो राइट साइड पे आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रेडिट बैलेंस जो है वो कह रहे होते हैं। हमें ये पता भी होता है कि हमारे डेबिट बैलेंस कौन से हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन से हैं, इनको लेके चलते हैं। अब इसमें से जो मोस्ट कॉमनली एमसीक्यूज़ हैं वो इन बैलेंसेस के ही आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको तो एमसीक्यूज़ आने हैं। एमसीक्यूज़ में वो टी अकाउंट थोड़ी बनवाएगा आपसे, उसने आपको एक इनकम्प्लीट टी अकाउंट देना है और उसने आपसे बैलेंसेस के बारे में पूछना है कि बताएं ये वाला बैलेंस कौन सा है, या इसको क्या कहते हैं, या इस साल का ओपनिंग अगले साल क्लोजिंग होगा उसके बारे में क्या कर रहा होगा, पूछ रहा होगा। जब अपना आप टी अकाउंट बना रहे होते हैं, लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं, तो डेबिट जिनकी वजह से होता है आप उनका नाम लिखते हैं यहाँ पे, क्रेडिट जिनकी वजह से होगा आप क्या करेंगे, उसका नाम लिख रहे होंगे। जैसे कल हमने एक टी अकाउंट बनाया था जिसका नाम था कैश बुक, तो डेबिट साइड पे जिन जिन की वजह से कैश आया होता है हम सारे उनके नाम लिख रहे होते हैं। क्रेडिट साइड पे जिन जिन की वजह से कैश गया होता है हम क्या करते हैं, हम उनके नाम जो है वो लिख रहे होते हैं। और जो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं फिर इनको हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, एक लिस्ट में ले जाते हैं। उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कह रहे होते हैं, जहाँ पे हम तमाम डेबिट बैलेंसेस को, तमाम क्रेडिट बैलेंसेस को क्या कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। तो इसका अगर आप बेसिक फॉर्मेट देखें, कल हमने एक कैश अकाउंट भी बनाया था, वो भी इसके लिए रेलिवेंट है। इसके साथ अगर आप ये रिसीवेबल्स का अकाउंट देखें तो यहाँ पे आपके पास डेट होगी लिखी हुई, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे और कॉलम आ जाएगा अमाउंट का। तो ये आपका जो लेफ़्ट साइड है वो क्या कहलाएगा, आपका डेबिट साइड कहलाएगी। जो आपकी राइट साइड है वो मेरी क्या कहला रही होगी, क्रेडिट साइड जो है वो कहला रही होगी। अब मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आपके पास रिसीवेबल का अकाउंट भी होता है, आपके पास पेएबल का अकाउंट भी होता है, आपके पास कैश का अकाउंट भी होता है, आपके पास बैंक का भी अकाउंट है, आपके पास लोन के अकाउंट है, एसेट्स के अकाउंट है। तो हर अकाउंट
अपनी नेचर की पर्सपेक्टिव पे अपनी रेलेवेंट स्टोरी जो है वो क्या कर रहा होता है, आपको सुना रहा होता है। अगर आपका जैसे रिसीवेबल अकाउंट है, अगर ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 5000, इसका मतलब क्या है कि जब ये महीना शुरू हुआ था फरवरी का, हमने कितनी अमाउंट रिसीव करनी थी, 5000 जो है वो रिसीव करनी थी। अब जिन जिन की वजह से अकाउंट्स ये इंक्रीज़ हुआ है, हमने 6 फरवरी को सेल्स की होगी, एंट्री के पास की होगी, सेल्स क्रेडिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो ये रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स की वजह से हो रहा है। वहाँ पे सेल्स रिटर्न्स हुई हैं, हमने क्या एंट्री पास की होगी, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट मेरा क्रेडिट। अब रिसीवेबल अकाउंट मेरा क्रेडिट ही हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, सेल्स रिटर्न की वजह से। मुझे उसने पेमेंट कर दी है बैंक में, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। रिसीवेबल अकाउंट मेरा क्या हुआ है, क्रेडिट। जिसकी वजह से डेबिट होगा हम उसका नाम लिखेंगे, जिसकी वजह से क्रेडिट होगा हम क्या करेंगे, उसका नाम लिख रहे होंगे। और जब हम इनको टोटल करेंगे, जिस साइड का सम ज़्यादा होगा हम वो लिख देंगे और रिमेनिंग क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट। बैलेंसिंग अमाउंट अगर उसकी रिसीवेबल अकाउंट की अगर राइट साइड पे आई है, इसका मतलब हमने इस महीने के शुरू में 5000 लेने से, लेकिन अब महीने के एंड पे हमारे कितने रिसीवेबल्स हैं, 7000 के रिसीवेबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेसिकली ये टी अकाउंट होता है और इसके नॉर्मली एमसीक्यूज़ इतने आसान ही आते हैं। पेपर में आपको एमसीक्यूज़ इसमें से लाजमी आएंगे और मोस्टली आपको बैलेंस के एमसीक्यूज़ आएंगे कि बताएं जी बैलेंस कहाँ पे आता है। ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट करवा लेगा, या वो आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करवा रहा होगा। बट दीज आर द मोस्ट ईजीएस्ट अकाउंट जो हम क्या करते हैं, लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, ये टी अकाउंट का अल्टरनेटिव क्या होता है, रनिंग बैलेंस अकाउंट होता है। कि हम इसमें क्या करते हैं, हम टी अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि हम एक रनिंग बैलेंस अकाउंट खोल लेते हैं। उसमें हमने लिखा होता है कि चीज़ आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, डेबिट का कॉलम आ जाएगा, क्रेडिट का कॉलम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, बैलेंस लिखा होगा। तो जब बैलेंस अमाउंट होगी आगे लिख देंगे इतना डेबिट पड़ा हुआ है। जो चीज़ डेबिट होगी अब वो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, टोटल में ऐड कर देंगे। जो चीज़ क्रेडिट होगी अब वो क्या करेंगे, टोटल से लेस कर देंगे। तो इस तरह जो डेबिट हो रहा है आप डेबिट के कॉलम में ऐड करते जाएंगे, जो क्रेडिट होता जा रहा है आप क्रेडिट के कॉलम में ऐड करते जाएंगे। एट द एंड आपके पास बैलेंस जो है वो यही रहेगा। तो दिस इज़ अ रनिंग अकाउंट विच इज़ अल्टरनेटिव टू दैट टी अकाउंट। लेकिन दोनों में आपका जवाब जो है वो क्या आता है, बराबर आता है। अब दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या होता है, इसमें हम बैलेंस निकालते हैं महीने के एंड के ऊपर, लेकिन जो रनिंग अकाउंट होता है इसमें हर एक ट्रांजैक्शन के साथ हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस को अपग्रेड कर रहे होते हैं। जब भी कोई डेबिट होगा हम क्या करेंगे, उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर देंगे। जब भी कोई चीज़ क्रेडिट होगी हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस को फौरी तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन क्या होता है, अपडेट हो रहा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ लेजर्स की बात करें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आपको पेपर में मिल सकता है कि हमारे पास लेजर्स की टाइप कौन सी है। एक है रिसीवेबल लेजर जो हमारा डेटर्स अकाउंट कहलाता है। अब आपके पास एक कस्टमर है, दो कस्टमर है, तीन कस्टमर है, मल्टीपल कस्टमर है, आप उनके लिए क्या बनाएंगे, आप सेपरेट ही अकाउंट बना रहे होंगे हर कस्टमर के लिए, ठीक है। इसको आप कस्टमर लेजर भी कह रहे होंगे या इसको डेटर अकाउंट भी कह रहे होते हैं, या ये आपका रिसीवेबल लेजर भी कंसिडर हो रहा होता है। उसके बाद है पेएबल लेजर कि जिन जिन से आपने उधार पे सामान लिया होगा, एक सप्लायर हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, आप क्या करेंगे, हर सप्लायर का सेपरेटली अकाउंट बना रहे होंगे। और थर्ड पे हमारे पास क्या आएगा, जनरल लेजर, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन लेजर कह रहे होते हैं। इसमें रिसीवेबल्स और पेएबल्स के अलावा हर वो चीज़ जो है आ रही होगी, एसेट्स की, इनकम की, लायबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, कैपिटल की, ड्राइंग्स को सारा हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये रूल्स आप लोगों को अब तो याद हो गए होंगे कि ये रूल्स हम कैसे करते हैं और हम टी अकाउंट में कैसे लेके जाते हैं। देखिए, अगर हम सेल्स की बात करें तो कैश सेल्स कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। तो जैसे सेल्स होंगी आपका कैश का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आपका सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट सेल्स हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होंगी, सेल्स डे बुक में।
तो हर एक इनवॉइस कहाँ जाएगी, रिसीवेबल्स के लेजर अकाउंट में जा रही होगी, और क्रेडिट कहाँ पे जाएगा, उसका टोटल सेल्स में जा रहा होगा, जो हम कहाँ बनाएंगे, जनरल लेजर में लेके जा रहे होंगे। जो हमारी सेल्स की एंट्री क्या होती है, अगर हम देखें हमारी सेल्स की एंट्री होती है कि क्रेडिट सेल्स की, सेल्स अकाउंट मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और रिसीवेबल्स अकाउंट मेरे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यही हम क्या करेंगे, हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक मेरा अकाउंट होगा डैट इज़ रिसीवेबल अकाउंट, यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, हम उसको लिखते जाएंगे। और साथ हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का अकाउंट बना रहे होंगे, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो रहा होगा कि हमने इस डेटर को या फलाने बंदे को क्या की है, सेल्स की है। तो अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, और सेल्स अकाउंट के ऊपर कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड के ऊपर जा रहा होगा। और सेल्स जो है वो किस में रिकॉर्ड होंगी, हमारी जर्नल लेजर में या मेन लेजर में जा रही होंगी, बिकॉज पेएबल्स और रिसीवेबल्स के अलावा हर एंट्री कहाँ जानी है, आपके मेन लेजर में जानी है। सेल्स रिटर्न डे बुक, अगर आप सेल्स रिटर्न की बात करें, जो रिटर्न्स होंगी वो हम कहाँ करेंगे, सेल्स रिटर्न्स डे अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे, हम रिसीवेबल्स का अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न्स क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। याद रखिएगा कि सेल्स रिटर्न डे बुक में हमने रिसीवेबल्स को लाजमी क्रेडिट करना है। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते होते हैं। अब जो टोटल रिटर्न्स होंगी, सेल्स रिटर्न्स हो गई या परचेज रिटर्न्स हो गई, ये कहाँ शो होंगी, हमारी जाके जनरल लेजर में हम इनको शो कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं परचेज डे बुक की। जो परचेजेस हैं वो कहाँ जाएंगी, हमारी परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज एंट्री क्या होती है परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और पेएबल अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट। तो आपने परचेजेस की हैं तो क्या होगा, आपका परचेजेस अकाउंट जो है वो तो हो जाएगा डेबिट, और पेएबल अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट हो रहा होगा। लेकिन ये पेएबल की जो ईच इनवाइस होगी वो हमारी कहाँ पे जा रही होगी, पेएबल लेजर में, और जो परचेजेस की इनवाइस होगी वो हमारी कहाँ जाएगी, मेन लेजर में या जनरल लेजर में हम उसको लिख रहे होंगे। सिमिलरली परचेज रिटर्न डे बुक जो है आपने रिटर्न की है तो पेएबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न डे जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट जो है वो हो रही होगी, बिकॉज आपकी रिटर्न हो गई है। और टोटल रिटर्न्स हमारी जो होंगी वो कहाँ पे जाएंगी, हमारी जर्नल लेजर में जा रही होंगी। जब आपने इस एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए होंगे, आपने देखा भी होगा, आपको कोई 7 से 8 एमसीक्यूज़ मिले होंगे कि बताएं कि ये चीज़ कहाँ पे जाती है, रिटर्न्स किस अकाउंट में जाती हैं, टोटल रिटर्न्स कहाँ पे जाती है। अब दो सवाल हैं कि ईच रिटर्न्स की एंट्री कहाँ जानी है, और टोटल रिटर्न की एंट्री जो है वो कहाँ पे जानी है। तो ईच रिटर्न की एंट्री जानी है जनरल लेजर में, ठीक है, कहाँ जानी है, पेएबल में। शुक्र है जाग रहे हैं, बोला कि मैं ही सो रहा हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें, अभी हम यहाँ पे सेल्स के अकाउंट की बात कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट की बात कर रहे हैं। हमने कहा जी सेल्स अकाउंट मेरा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। आपने हर एक इनवॉइस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया था, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया था, ऐसे ही था। तो इसका टोटल बैलेंस जो आएगा वो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो ये भी हमने क्या करना होता है, वहाँ पे जाके जनरल लेजर में रिपोर्ट करना होता है। ये दो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आपने प्रैक्टिस भी किए हों, वो पूछता है कि बताएं जी ईच इनवॉइस कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। मतलब यही दो चीज़ें जो हैं वो उसने पूछनी है कि बताएं ईच इनवॉइस की एंट्री कहाँ पे होगी, टोटल सेल्स की एंट्री कहाँ पे होगी, ईच परचेज की एंट्री कहाँ पे होगी, टोटल परचेजेस की टोटल इनवॉइस की एंट्री कहाँ पे होगी, ईच रिटर्न की एंट्री किस अकाउंट में जाएगी, टोटल रिटर्न्स की एंट्री किस अकाउंट में जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आते हैं। तो रिटर्न्स रिमेंबर याद रखिएगा, रिटर्न्स चाहे परचेज रिटर्न है चाहे आपकी सेल्स रिटर्न है, जो टोटल रिटर्न्स हैं वो कहाँ पे जानी है, आपकी जनरल लेजर पे जानी है। टोटल सेल्स कहाँ पे जानी है, आपकी जनरल लेजर में जानी है। टोटल परचेजेस कहाँ पे जानी है, आपकी जनरल लेजर में जानी है।
फिर कैश बुक की अगर आप बात करें तो भाई साफ सीधी बात है, हमें कल डिस्कस करके आए थे, वो तमाम चीज़ें जिसमें कैश डेबिट होगा वो कैश बुक को जाएंगी, वो जिसमें कैश क्रेडिट होगा वो कहाँ पे जाएंगी, हमारी क्रेडिट साइड के ऊपर कैश बुक में जा रही होंगी। लेकिन ज़रा अब यहाँ पे देखते हैं कि कैश बुक का तो मुझे पता है कि भाई कैश का ये है कि ये नहीं है, लेकिन कैश के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो एक एंट्री होती है, वो हमने कहाँ पर करनी है। पहली है पेमेंट टू सप्लायर। अब पेमेंट टू सप्लायर की बात करें तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, सप्लायर को पेमेंट की है तो पेएबल अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। कैश का तो मसला ही नहीं है, मसला है कि जब पेएबल अकाउंट आपने डेबिट किया इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेएबल लेजर्स में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेएबल लेजर। और जो इसके अलावा पेमेंट्स होती हैं जैसे सैलरीज की पेमेंट हो गई, वेजेस की पेमेंट हो गई हैं, रेंट की हो गई हैं, ये कहाँ पे जाएगी, जनरल लेजर में जाएगी। जो भी रेलेवेंट अकाउंट होगा उसके डेबिट साइड में हम क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर डिस्काउंट अगर आपको मिलता है सप्लायर से, डिस्काउंट रिसीव इनकम भी है, आप इसको अपनी परचेजेस में से लेस भी करवा सकते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव होगा, ये कहाँ जाएगा आपका, पेएबल लेजर में। कहाँ जाएगा, पेएबल लेजर में। लेकिन जो टोटल डिस्काउंट रिसीव होगा वो हमारा पे कहाँ जाएगा, जनरल लेजर में जाएगा। दिस इज़ आई गेस ये 3 से 4 दफ़ा एमसीक्यूज़ आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद होगा, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड की और टोटल डिस्काउंट अलाउ की। जो ईच डिस्काउंट की एंट्री है वो जाती है, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, पेएबल लेजर में। जो टोटल डिस्काउंट है वो कहाँ पे जाएगा, आपका जनरल लेजर में जा रहा होगा। आपको कस्टमर से रिसीट्स मिलती हैं, पैसे मिलते हैं, कैश बुक तो डेबिट हो गई है, लेकिन ईच अमाउंट के साथ आपका रिसीवेबल्स लेजर्स या जो डेटर अकाउंट है वो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। इसके अलावा जो रिसीट्स होंगी वो रेलेवेंट अकाउंट में क्या होंगी, डेबिट हो रही होंगी। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, ईच डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा, आपका जो रिसीवेबल लेजर हैं उसके ऊपर जा रहा होगा। लेकिन जो टोटल डिस्काउंट अलाउ होगा वो कहाँ पे जाएगा, आपका जनरल लेजर में जा रहा होगा। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्काउंट अलाउ और टोटल डिस्काउंट रिसीव के भी पूछते हैं कि बताएं कहाँ कहाँ पे इनको हमने पोस्ट करना है। उसके अलावा कोई भी अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है इनके अलावा, तो वो हम कहाँ लिखेंगे, मेन लेजर में डेबिट साइड पे। कोई भी अमाउंट क्रेडिट हो रही है तो हम कहाँ लिखेंगे, मेन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे। इसमें से डिस्काउंट्स वाले और रिटर्न्स वाले एमसीक्यूज़ थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल रिटर्न्स कहाँ पे जाएंगी, ईच रिटर्न्स कहाँ पे जाएंगी, टोटल डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा, ईच डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा, इसका आपको पता होना चाहिए। दीज आर द थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दो आपको मिलेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर के एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे, आप इसको बड़े आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके आता है बात हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट। ये आपके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने क्या की होती है, हमने कोडिंग की होती है। हमने एक सीरीज़ नंबर एलोकेट कर देते हैं, इस सीरीज़ से लेके इस सीरीज़ तक एसेट्स की बात होगी, इस सीरीज़ से लेके इस सीरीज़ तक करंट एसेट्स की बात होगी, इस सीरीज़ से लेके इस सीरीज़ तक लाइबिलिटीज़ की बात हो रही होगी। अब जो हमें कोई भी लाइबिलिटी अगर नहीं आई है तो वो हम इसी कोड रेंज में क्या करेंगे, बना रहे होंगे। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे क्या कि आपके नॉन करंट एसेट 100 से लेके 199 तक होंगे तो आपने इस लिस्ट डिसाइड कर लिया। अब कोई भी आप नया एसेट लेंगे उस इसी सीरीज़ में क्या करना है, जाके आपने उसका अकाउंट जो है वो बनाना होगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है कि हमने सारे अपने पेएबल, रिसीवेबल्स, कैश, एसेट्स के अकाउंट बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने उसको एक लिस्ट में लिख देना है। उस लिस्ट का नाम क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली है क्या कि हम एक चेक करते हैं कि क्या हमारी डबल एंट्री ठीक हुई है कि नहीं हुई। बिकॉज ट्रायल बैलेंस का एक असूल है, वो असूल क्या है कि आपके 2 कॉलम्स होंगे और इन 2 कॉलम्स में आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर जो है वो होने चाहिए। जितने आपके डेबिट्स हैं उतने ही क्या होने चाहिए, आपके क्रेडिट्स भी होने चाहिए। दिस इज़ द असूल ऑफ बैलेंस। अगर आप डेबिट्स क्रेडिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है, आपने अपना जो टी अकाउंट जो आपके जनरल एंट्रीज पास की हुई है वो गलत है, उसमें कोई ना कोई एरर होगा, जिसे क्या करना पड़ेगा,
आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं, इसका मतलब कोई इसमें एरर, कोई इसमें गलतियाँ वगैरह मौजूद नहीं है। तो इसका असूल क्या होता है, बेसिकली आप टी अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर आता है, यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर्स आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेबिट, यहाँ पे लिखते हैं आप क्रेडिट। तो जो जो उनसे अकाउंट होते हैं आप उनके बैलेंसेस रेलेवेंट जगह पे क्या करते हैं, प्लेस करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेल्स है, आपको पता है सेल्स के अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आप वो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। आपने परचेजेस की हैं, आपको पता है इसका बैलेंस कहाँ पे होता है, डेबिट पे आ रहा होता है। आपके पास डेटर हैं, आप टी अकाउंट बनाएंगे, डेटर क्लोज करेंगे, आपके पास बैलेंस जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा। आपके पास पेएबल्स हैं, आप पेएबल्स क्लोज करेंगे, बैलेंस जो है उसका यहाँ पे आ रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड जब हम इनको टोटल करते हैं, मेरा डेबिट बैलेंस किसके बराबर होना चाहिए, मेरे क्रेडिट बैलेंस के बराबर ही होना चाहिए। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि जो कैश का बैलेंस हो गया वो हम कहाँ से लेते हैं, कैश बुक से लेते हैं, लेकिन जो बैंक बैलेंस वगैरह होता है वो हम बैंक स्टेटमेंट से भी पकड़ सकते हैं और बैंक अकाउंट से भी पकड़ सकते हैं। अगर रिकनसाइल ना हो तो उसके लिए फिर हमें पता क्या करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक या BRS जो है वो बना रहे होते हैं। फिर ये जो रिसीवेबल्स के बैलेंसेज होते हैं हम वो कहाँ से निकालते हैं, रिसीवेबल्स के लेजर से निकाल रहे होते हैं। अगर मल्टीपल रिसीवेबल्स हैं आपके, आप 10-12 लोगों को सेल्स कर रहे हैं तो आप उनका कंबाइन बैलेंस भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ माय रिसीवेबल बैलेंस। अगर आपके मल्टीपल पेएबल्स हैं आप उनका कंबाइन बैलेंस भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये मेरे कंबाइन पेएबल्स आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बैलेंसेज होंगे वो कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपका जनरल लेजर होगा वहाँ से निकालेंगे, एसेट्स के, लायबिलिटीज़ के। इसकी बेसिस पे क्या होता है, आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बना रहे होते हैं। और ट्रायल बैलेंस इस बेसिकली क्या होता है, हमारी गाइडलाइन होती है जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। तो फाइनल अकाउंट के लिए आप जाके ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को नहीं देखते, आप किसे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस को, बैलेंस लिखते हैं और आपके पास क्या हो जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बन रही होती हैं। इसका एक MCQ आता है कि ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या है, कि कौन सी चीज़ें जो है वो ट्रायल बैलेंस में कवर नहीं होती। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में आपको बड़ी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चाहिए। अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर दें, अगर आपने 10 को 11 लिख दिया, कभी भी आपका ट्रायल जो है वो बैलेंस नहीं होगा। अगर आपने पोस्टिंग वगैरह में गलती कर दी है तब भी आपका ट्रायल जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा। तो हम इसके ऊपर हमने क्या करना होता है, सारा बनाना होता है। अब इसमें कुछ हमारे एरर्स वगैरह भी जनरेट हो जाते हैं, जैसे एरर्स ऑफ ओमिशन है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमिशन, क्या आपने लिखा ही नहीं था। अगर आपने कुछ चीज़ लिखी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एक सेल्स ही रिकॉर्ड नहीं की, तो क्रेडिट साइड भी सही रिकॉर्ड नहीं हुई, डेबिट साइड भी सही रिकॉर्ड नहीं हुई। सेल्स भी आपकी क्या है, आपकी सेल्स भी अंडरस्टेटेड है और आपके जो रिसीवेबल्स होंगे वो भी क्या होंगे, अंडरस्टेटेड। इसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन कह रहे होते हैं कि कोई चीज़ लिखना ही भूल जाए। अब देखिए सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स क्रेडिट, डेटर अकाउंट डेबिट। जब आपने लिखा ही नहीं है, सेल्स भी नहीं लिखी, क्रेडिट कॉलम कम हुआ और आपके फिर डेटर पे डेबिट भी नहीं आया होगा, तो डेबिट कॉलम भी क्या हुआ, आपका कम हुआ। आपका ट्रायल तो बैलेंस रहेगा लेकिन आपने एक चीज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड तो की ही नहीं है। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने रॉन्ग अकाउंट में क्या कर दिया है, उसको लिख दिए। एसेट ख़रीदते हैं, अकाउंट हम डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपने रिपेयर्स करते हैं, हमने पता है रिपेयर्स का भी हम कहते हैं रिपेयर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। आपने रिपेयर्स किए हैं लेकिन वो रिपेयर्स में लिखने की बजाय आपने एसेट के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आपका यहाँ पे कैश तो ठीक क्रेडिट हुआ और डेबिट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कोई और अकाउंट डेबिट हो गया, गलत तो हो गया लेकिन टोटल में कोई इसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा होगा। टोटल में डेबिट तो सेम ही आएंगे। अब हुआ क्या है कि हमने रिपेयर्स को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर दिया है, किसको, एसेट्स को।
क्या हुआ, डेबिट्स भी सेम है, क्रेडिट्स भी सेम है, इसे हम क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कह रहे होते हैं। उसके बाद है कंपनसेटिंग एरर, कि आपने एक अमाउंट डेबिट पे लिखनी थी वो आपने क्रेडिट पे लिख दी है, जो अमाउंट आपने क्रेडिट पे लिख दी वो क्या कर दिया आपने डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया, ये भी आपका एरर है। फिर है इनकरेक्ट अकाउंट इन द ओरिजिनल बुक्स, कि आपने अमाउंट ही क्या कर दी है, गलत लिख दी हुई है, आपने 1100 लिखना था, आपने 11,000 लिख दिया दोनों अकाउंट्स में, ये भी है। या आप रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग साइड पे एंट्री करके बैठ गए हैं, एक चीज़ डेबिट होनी थी वो आपने क्या कर दी है, क्रेडिट कर दी है, तो रॉन्ग साइड पे एंट्री भी होती हैं। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंसेस में जाके रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे रेक्टिफाई करना होता है। लेकिन रेक्टिफाई आपने यहाँ पे नहीं करना, रेक्टिफाई करना है आप लोगों ने जाके FAR 1 के अंदर, और ये FAR 1 का सबसे मुश्किल टॉपिक है, डेट इज़ करेक्शन ऑफ एरर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है इसको भी वाइंड अप करते हैं। इस चैप्टर में से आपको जो MCQs मिलेंगे वो मोस्टली यही मिलेंगे कि आपके पोस्टिंग कहाँ पे होनी है, किस अकाउंट की, और इसके रिलेटेड चीज़ें ही वो आपसे पूछ रहा होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट MCQs जो 4 हैं, डेट इज़ अबाउट द क्या कहते हैं, डिस्काउंट, ईच डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, ईच रिटर्न, टोटल रिटर्न। इनके अकाउंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, रट्टा मार के जाएं बेशक, आपको पता होना चाहिए कि ईच रिटर्न्स कहाँ पे जानी है, टोटल रिटर्न किस अकाउंट में जानी है, ईच डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे रिकॉर्ड होना है, टोटल डिस्काउंट अलाउ कहाँ पे रिकॉर्ड होना है। ये 4 बातें हैं, ये 4 MCQs जो हैं वो हमने क्या करने हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। इसके साथ ही जो रिलेवेंट चैप्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं, डेट इज़ एक्रूवल एंड प्री पेमेंट। ये चैप्टर आप सिर्फ यहाँ पे इसको MCQs के लिए नहीं पढ़ते, आप इसको फाइनल अकाउंट्स के लिए भी तैयार करते हैं। आप फाइनल अकाउंट के जितने मर्जी सवाल कर लें, आपके फाइनल अकाउंट के सवालों में जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो किसकी होंगी, एक्रूवल एंड प्री पेमेंट की होगी। अब एक्रूवल और प्री पेमेंट के अगर आप MCQs प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आप कहते हैं नहीं बड़े मुश्किल MCQs हैं, समझ नहीं आ रही। हालांकि आपको MCQs जो है वो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आपको उसकी अंग्रेज़ी जो है उसका पता होना चाहिए कि उसने क्या बात की है और क्या बात नहीं की। देखें, हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो बनता है फॉर द, हम क्या बनाते हैं, ये फॉर द ईयर बनाते हैं। और जो हमारे पास बैलेंस शीट होती है, SOFP होती है, डेट इज़ एज ऑन, जो भी ईयर एंड होगा 31 दिसंबर, हम उसके ऊपर बना रहे होते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझ लें। इसके बाद आपके MCQs में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो अंग्रेज़ी में घुमाता है और आप लोग घूम जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसमें हम लेते हैं हमेशा क्या चीज़, इसमें हम लेते हैं एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, कि इस साल के एक्सपेंसेस जो है वो हमने लेने हैं। क्या लेने हैं, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। हम इनकम भी कौन सा लेंगे, इनकम फॉर द ईयर। ये 2 असूल आपको पता होने चाहिए कि एक्सपेंसेस भी कौन से हैं, फॉर द ईयर है, इनकम भी कौन सी है, फॉर द ईयर है। ये 2 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अब आप फाइनल अकाउंट कर रहे हो, आप इस चैप्टर के MCQs कर रहे हो या कोई भी MCQs कर रहे हो, आपका पहला माइंड में क्या होना चाहिए, हमें किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस किसके लिए हैं, फॉर द ईयर, 1 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब हम फॉर द ईयर की बात करते हैं तो ईयर का मतलब शुरू हुआ 1 जनवरी 25 को, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 25 का। ये हमारे पास 1 साल है। हमने जब कैलकुलेशन करनी है तो हमने इस डेट से लेके इस डेट तक का जो एक्सपेंस होगा वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। हमने जब अगर इसको बनाते हैं बेसिकली क्या आता है, मेरे पास रेवेन्यू आता है,
इसमें से लेस होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मेरे पास क्या आता है, जीपी आता है। इसमें से हम लेस करवाते हैं एक्सपेंसेस, तो मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ये सारा कुछ हम किसके लिए बना रहे हैं, 1 साल के लिए। ये सारा कुछ किसके लिए कैलकुलेट हो रहा है, 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस भी क्या होने चाहिए, फॉर द ईयर होने चाहिए, और इनकम भी क्या होनी चाहिए, फॉर द ईयर ही होनी चाहिए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इस डेट के ऊपर मैं रेंट पे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, और वो रेंट मैं 12 महीने का ही पे करता हूँ। तो ठीक है, इज इट ओके? एक्सपेंस मेरा कौन सा होना चाहिए, 12 महीने का, और मैंने भी कितने का पे किया है, 12 महीने का। रेंट पे किया, इसकी एंट्री क्या पास होगी, रेंट एक्सपेंस जो है वो क्या होगा, डेबिट। और अगर आपने पे कर दिया है तो कैश क्या होगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही है, इसका मतलब क्या है, दिस इज पेड। ये क्या हो गया है, पेड कर दिया है, आपका एक्सपेंस पे हो गया। लेकिन क्या होता है, आप रेंट पे करते हैं इस डेट पे जाके, मंथ है जी आपके पास यकम अप्रैल 2025, क्या है, यकम अप्रैल 2025। फॉर एग्जांपल आपका 12 महीने का रेंट बनता है 1,20,000, ठीक है। 12 महीने का पे किया, 1,20,000 आपका एक्सपेंस था, आपने एक्सपेंस में जाकर रिकॉर्ड कर दिया। एक और बंदा, आपने प्रॉपर्टी ली और आपने जो रेंट पे किया वो आपने प्रॉपर्टी कब ली, अप्रैल में। प्रॉपर्टी कब ली, अप्रैल ने। मालिक ने कहा भाई हमें किराया चाहिए पूरे साल का, तो आपने कहा ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, उसको पूरे साल का रेंट जो है वो पे कर दिया, और वो कितना हुआ, 1,20,000। ये 1,20,000 कितने मंथ्स के लिए, कितने, 12 महीने के लिए। ये कितने मंथ्स के लिए है, 12 महीने के लिए। लेकिन हमने दिया कब है, हमने तो अप्रैल में लिया है, दिया भी हमने कब है, अप्रैल में। तो भाईजान ये तो यहाँ से ऑनवर्ड चलेगा ना, ये तो चलेगा यहाँ से प्रोस्पेक्टिव चलेगा। अब यहाँ से अगर ऑनवर्ड बात करें, मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, वो ख़त्म हो जानी है 31 दिसंबर पे। तो इस साल के कितने महीने आते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तो बनता है 9 महीने, लेकिन रेंट मैंने कितने में दे दिया है, 12। तो इसका मतलब ये तो मैंने एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया ना। मैंने जब यहाँ पे जाके चीज़ लेस करवानी है, वो कौन सी होनी चाहिए, फॉर द ईयर, जो सिर्फ यहाँ तक की है। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो भाई मैंने रेंट पे किया था 1,20,000 रुपया, ये रेंट कितना था, 12 महीने का था। लेकिन मैंने कितने महीने अभी से बिलोंग करता हूँ, 9 से, तो क्या जवाब आएगा, 90,000। इसका मतलब जो मेरा एक्सपेंस फॉर द ईयर है वो मेरा क्या है, 90,000। ये मेरा एक्सपेंस है, बिकॉज इतने महीने का इतना ही खर्चा बनता है। ये जो एक्सपेंस है ये मेरा कहाँ पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मेरा कहाँ जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब भाई एक्सपेंस तो 90,000 है, मैंने कितना पे किया है, तो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया है। अब जो मैंने एडवांस पे कर दिया है वो 3 महीने के अगले साल की, ऐसे ही है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये तो मैंने अगले साल का पे कर दिया है, दैट इज एडवांस। ये क्या है, एडवांस। अब एडवांस का मतलब है प्रीपेड, फ्यूचर में मैंने बेनिफिट्स इनसे लेने हैं। तो ये जो फ्यूचर में बेनिफिट्स लेने हैं 30,000 रुपये के, ये मेरा कहाँ जाएगा फिर, ये 30,000 जो है वो मेरा शो होगा एज अ प्री पेड एक्सपेंस। क्या, प्री पेड एक्सपेंस। और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एसेट जो है वो ट्रीट हो रहा होगा। तो पहला जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ अबाउट प्री पेड एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं।
अगर हम इसकी एंट्री पास करने की बात करें तो देखें, आपके पास ये आ गया डेबिट, ये आपके पास आ गया क्रेडिट, आपने पेमेंट की है तो कैश तो आपका चला गया कितना, 1,20,000 से। आपका कैश तो यहाँ से गया, इतना ही गया। उसके अलावा आपने देखा आपका रेंट एक्सपेंस जो है वो होना चाहिए डेबिट, वो कितने से हुआ, 90,000 से। और बाकी कहाँ पे जाएगा, आपका प्रीपेड रेंट आ जाएगा या आपका एडवांस रेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 से आ जाएगा। तो सर ये हमारी एंट्री जो है पास हो रही होती है। अब इस एंट्री में ये चीज़ जो है ये जानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज एक्सपेंस ये था, और ये चीज़ मेरी कहाँ जानी है, SOFP में एज आ प्रीपेड एसेट के तौर के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है इस चैप्टर में हमने देखनी होती है कि आपने कुछ खर्चे एडवांस में पे किए होते हैं, कुछ खर्चे जो हैं वो आपके क्या होते हैं, पेएबल्स होते हैं, इनको हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। डन, क्लियर। और जब एडवांस की बात करें तो ये हमारा कुछ इसका इस तरह से टी अकाउंट बनता है कि हमारे पास ओपनिंग एडवांस गिवन होगा कितना है, हमारे पास क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा कितना है, हमने पेमेंट्स की हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो मेरे पास कहाँ आ जाएगी, एक्सपेंस फॉर द मंथ के ऊपर आ रही होंगी। डन। अब एडवांसेस हैं, अब मुझे खुद बताएं, एडवांस का हमने ये रूल पढ़ लिया, यहाँ पे अगर लिखा हो एडवांस सैलरी, बात तो एक ही रहेगी, कैलकुलेट तो सेम ही वे में होगी। एडवांस बिल लिखा हो सेम ही वे में कैलकुलेट होगी। एडवांस इंश्योरेंस लिखी हो सेम ही मंथ में कैलकुलेट होगी। तो भाई ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एडवांस का तरीक़ेकार यही रहेगा। डन हो गया। हम देखते हैं इसको, अब एडवांस की बजाय हम इसको पेएबल्स के ऊपर लेके जाते हैं, पेएबल्स पे समझते हैं। आपके पास यही प्रॉपर्टी आपने पूरे 1 साल के ऊपर क्या रखी, अपने पास किराए पर रखी। वो किराया मांगने आया, आपने कहा अच्छा दे देंगे दे देंगे दे देंगे दे देंगे। उसका आपका किराया बनता है 1,20,000 रुपया। ये आपका क्या बनता है, किराया बनता है। लेकिन आपने सिर्फ कितना पे किया उसको, 80,000 पे किया 8 महीने का। 4 महीने का क्या है आपका, पेएबल है। 4 महीने का क्या है आपका, पेएबल है। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने तो कितना पे किया है, 80,000, लेकिन आपका एग्रीमेंट हुआ था कितना एक्सपेंस था, 1,20,000। जब आप इसकी बात करेंगे तो आपने जब 80,000 पे किया, आप इसकी एंट्री पास करेंगे कि जी आपका बैंक अकाउंट जो है वो तो हो जाएगा 80,000 से क्रेडिट, और आपके पास ये आ जाएगा रेंट एक्सपेंस, वो किससे हो जाएगा, 80,000 से डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्या ये रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, क्या रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर है, नहीं ना। पूरे साल का कितना था, 1,20,000। हमने कितना पे किया है, कितना पेएबल है, 40। तो वो भी हम अगर बीच में ऐड करें 80 जमा 40, तो फिर ये मेरे पास क्या होगा, रेंट एक्सपेंस जो है वो आ रहा होगा। और चूंकि ये 40 मेरा पेएबल है, ये मेरा एक्रूड एक्सपेंस है, और ये मेरी क्या कंसीडर होगी, लाइबिलिटी जो है वो कंसीडर हो रही होगी। क्या होगी, लाइबिलिटी कंसीडर हो रही होगी। अब मेरा एक्सपेंस कितना बनता है, 1,20,000। तो हम यहाँ पे कितना शो करेंगे एक्सपेंस, 1,20,000। और कितना भी पेएबल है 40,000, वो मेरा कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी में आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें एक्रूवल की, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात करें एक्रूड या एक्रूड एक्सपेंसेस की, उसका कैसे निकालते हैं, हमारे पास आता है अमाउंट पेड, कि हमने कितनी अमाउंट पेड की है प्लस बैलेंस
पेएबल इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। ऐसे ही है कि आपने कितनी पे की थी 80,000, पेएबल कितना है 40,000, आप दोनों को जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। आपको कोई भी दो चीज़ें गिवन हो इसमें से आप थर्ड चीज़ निकाल सकते हैं। आपको टोटल एक्सपेंस गिवन करे, आपके पास बैलेंस पेएबल आ जाए, क्या आप अमाउंट पेड निकाल सकते हैं? आपको वो अमाउंट पेड गिवन करे, आपको टोटल एक्सपेंस गिवन करे, आप क्या कर सकते हैं बैलेंस पेएबल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही है। उसके बाद है हमारे पास अगर हमारे प्रीपेड हैं, हमारे पास क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अब इसी को देखें ज़रा, इसी को आपने जो अमाउंट पे की थी इसमें से आपने माइनस करनी है एडवांस पेड, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस जो है वो आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 1,20,000 पे किया था, 30,000 का एडवांस पे किया हुआ था, तो 1,20,000 अमाउंट पेड, एडवांस कितना पे किया था 30,000, हमारे पास एक्सपेंस कितना आ गया था फॉर द ईयर 90,000। यहाँ पे हमने अमाउंट कितनी पे की थी 80,000, कितना हमारे पास पेएबल था 40,000, कितना मेरा टोटल एक्सपेंस बना 1,20,000 का बना। तो ये दो बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए जब आप MCQs के बारे में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट जो है वो कर रहे होते हैं। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर जो ये है बैलेंस पेएबल, ये जाती है आपकी करंट लायबिलिटी में, ये एडवांस पेड है, ये कहाँ जाता है आपका करंट एसेट्स में, और ये कहाँ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये भी कहाँ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। अगर आपको ये दो बातें याद रह जाती हैं आपसे MCQs में गलती नहीं हो सकती, बिकॉज ये बड़ी क्लियरली आपको बता दिया है कि भाईजान कौन सी चीज़ जो है वो हमारी कहाँ पर जानी है। इट इज़ वेरी क्लियरली आपको बता दिया गया है। इनको लिख लो शॉर्टकट्स को, ये शॉर्टकट्स जो हैं आपके बुक के ऊपर लिखे हों तो आपके लिए क्या होगी आसानी जो है वो पैदा हो जाएगी MCQs करते हुए। अब वो करता क्या है, बोर्ड पे फोकस कर यार, बोर्ड पे। अब वो करता क्या है एग्जामिनर आपको यही गिवन करेगा कि आपने इतनी अमाउंट पे की है, इतना आपका पेएबल है, इतना आपका एडवांस है, या इतना आपका एक्सपेंस है, बताएं कितनी पेएबल है, कितना एडवांस पे किया है। तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपना एडवांस, अपनी पेएबल, सारा कुछ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा हमने एक्सपेंसेस कौन से लेने होते हैं हमेशा फॉर द ईयर, जो हैं वो हमने क्या करने होते हैं अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं। अब वो जो वहाँ पे बात लिखी है ना पेएबल की, उसको ज़रा हम इस टी अकाउंट से रिकंसाइल करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्योंकि पेएबल है, आपने पे नहीं किया, दैट विल बी योर लायबिलिटी। क्या होगी ये लायबिलिटी। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको टी अकाउंट से बनाएंगे, क्योंकि MCQs में वो आपको ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल भी क्या करता है गिवन करता है। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग पेएबल टी अकाउंट में राइट साइड पे आएगा। आपके पास जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, क्या एक्सपेंस फॉर द ईयर, यहाँ पे आपने लिखना है कि भाई दिस इज माय एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये मेरा क्या है टोटल एक्सपेंस है जो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। डन हो गया, बिकॉज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और पेएबल्स जो है हमारा क्या होता है क्रेडिट होता है। फिर जो आपने अमाउंट पे की है, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट क्या हुआ होगा डेबिट हुआ होगा, वो लिखेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा क्लोजिंग पेएबल का बैलेंस आ रहा होगा। जब आप इसके MCQ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपको ये भी गिवन करता है, आपको ओपनिंग भी गिवन करता है, ये भी गिवन करता है, और मोस्टली क्या होता है आपसे एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करवा रहा होता है। अब ज़रा आते हैं वापस फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में आपने जितनी भी एडजस्टमेंट पड़ी हैं वो सारी यही थी।
कि उसने कह दिया कि सैलरीज फॉर द ईयर इतनी है और इतनी आपकी क्रूड है, मतलब इतनी पेएबल है। या उसने लिखा होता है कि इतना रेंट जो है आपने पे कर दी है, इतना रेंट जो है आपका पेएबल है। तो अगर आप इसको याद रखें कि एक्सपेंस में पेएबल की अमाउंट क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या आता है टोटल एक्सपेंस, और एडवांस की अमाउंट लेस करते हैं तो मेरे पास क्या आता है टोटल एक्सपेंस। तो फाइनल अकाउंट के लिए सवाल जब पढ़ रहे होगे याद रखना, कोई भी एक्सपेंस है जो अक्रूड अमाउंट है वो ऐड कर दो, जो एडवांस है वो क्या कर दो लेस करवा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। अक्रूड अमाउंट क्या कर दो ऐड कर दो, जो प्रीपेड है लेस करवा दो, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। अब आप किसी भी फाइनल अकाउंट की कोई भी एडजस्टमेंट निकाल लें, क्रूवल वाली प्री पेमेंट वाली वैसे ही होती है। वो आपको गिवन करता है ट्रायल बैलेंस में कि जी आपके 7 लाख रुपए सैलरीज हैं, एडजस्टमेंट में गिवन करता है 50,000 रुपया जो है हमारी क्या है पेएबल है, तो हम क्या करते हैं 7 लाख जमा 50,000 इक्वल टू 7.5 लाख मेरा एक्सपेंस होता है, और वो जो 50,000 पेएबल है जाकर कहां लिखते हैं बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी के तौर के ऊपर लिख रहे होते हैं। तो जब आपने टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है तो जो उसने अमाउंट स्पेंड किया वो प्लस पेएबल आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट करते हुए जब आप ट्रायल बैलेंस में किसी एक्सपेंस की अमाउंट को पढ़ेंगे, नीचे जब आप एडिशन इंफॉर्मेशन में जाए जो उसने चीज एक्रूड लिखी होगी या पेएबल लिखी होगी वो उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर रिपीट कर देता हूं कि फाइनल अकाउंट में चूंकि आप जब करेंगे, हमने किया भी हुआ है, सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की हैं, सैलरीज में, रेंट में, बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, इससे सबसे ज्यादा इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा किसमें एडजस्टमेंट होती है एक्रूवल्स और प्री पेमेंट की। जी आपका इतना इंश्योरेंस पेएबल है, इतनी इंश्योरेंस आपने एक्स्ट्रा पे कर दी है, इतनी सैलरी आपकी पेएबल है, इतनी सैलरी आपने एडवांस में पे कर दी है, इतना रेंट आपका पेएबल है, इतना रेंट आपने एडवांस में पे कर दी है। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। फाइनल अकाउंट में 3 से 4 एडजस्टमेंट ही आती हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसकी है एक्रूवल एंड प्री पेमेंट की है। तो हमें वहां पे फाइनल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो उसने जो हमें एक्रूड के बारे में बता दिया वो तो मेरी लायबिलिटी है, जितनी अमाउंट एक्रूड होगी जाके बैलेंस शीट में एज इट इज क्या कर दो लायबिलिटी पे लिख दो, जितना आपने एक्सपेंस एडवांस पे किया हुआ है जाके क्या करोगे बैलेंस शीट में एज इट इज जाके अपना करंट एसेट्स में लिख दोगे, वो तो मसला नहीं है। लेकिन जब हमने कहां पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है, वहां पे हमने क्या लेस करवाना है अपना एक्सपेंस लेस करवाना है। तो उसको कैसे निकालेंगे कि जो उसने हमें एक्सपेंस गिवन किया होगा ट्रायल में उसमें अगर अक्रूड है तो पेएबल को ऐड करके लिख दो, अगर एडवांस है तो उसमें से लेस करवा के लिख दो, आपके पास क्या होगा एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। और उस एक्सपेंस को कहां जाके लेस करवाएंगे आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करवा रहे होंगे। इज दैट क्लियर? और अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी करना चाहें तो हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस प्लस अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने सारी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड। 3 से 4 नंबर की एडजस्टमेंट आपको एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स की मिलेगी जिसका ताल्लुक किसके साथ होगा आपके फाइनल अकाउंट के साथ होगा। क्लियर है? ये हमारा होता है एक्सपेंसेस का पेएबल का ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, कैश पेड, एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारा आ रहा होता है। और एडवांस का होता है ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग प्रीपेड, क्लोजिंग प्रीपेड, कैश पेड और बैलेंस फिगर मेरी यहाँ पे आ रही होती है। डन हो गया? फिर एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके पेएबल भी होते हैं और जो आपके प्रीपेड भी होते हैं। कुछ जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पेएबल भी होती है प्रीपेड भी होती है, सैलरीज पेएबल भी है और प्रीपेड भी हैं। जैसे आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं की, 5 एम्प्लॉयज़ जो हैं सैलरी एडवांस ले गए होंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जिनको एडवांस दी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको पेएबल करनी होगी। हमें क्या चाहिए एक्सपेंस। अगर आपका पेएबल और प्रीपेड आ रहा है आपने इसका कंबाइंड अकाउंट बनाना है।
क्या करना है, कंबाइंड अकाउंट बनाना है। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फंस जाएंगे। आपने क्या करना है, कंबाइंड अकाउंट बनाना है। अब कंबाइंड अकाउंट में कैसे करना है, आपने एमसीक्यूज पढ़ना स्टार्ट करना है, बिकॉज इस चैप्टर में से जो एमसीक्यूज आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है वो कंबाइंड अकाउंट के एमसीक्यूज होते हैं। अब एमसीक्यूज में उसने आपको एडवांस भी गिवन किया है, उसने आपको पेएबल भी गिवन किया है। तो सबसे पहले जो पेएबल की इंफॉर्मेशन है वो लिख लो। आपको ओपनिंग पेएबल का बैलेंस लिखा होगा, आप उसको लिख लें। आपको क्लोजिंग पेएबल का बैलेंस लिखा होगा, आप उसको लिख लें। ओपनिंग पेएबल कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे। क्लोजिंग पेएबल कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे। फिर उसने जो आपको प्री पेड का एडवांस का बैलेंस गिवन किया होगा, ओपनिंग एडवांस लिख दो और कहाँ लिख दो, क्लोजिंग एडवांस। इस तरह के एमसीक्यूज के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, बैलेंसेस को लिखने, ओपनिंग और क्लोजिंग। सवाल में डाटा बहुत बड़ा है, छोड़ दें, सवाल नहीं छोड़ना, डाटा को छोड़ना है। बाद में कहती आपने कहा छोड़ दें, पेपर फेल हो गया। डाटा बहुत बड़ा है, अभी आपने उसमें घुसना ही नहीं है। आप बस एमसीक्यूज पढ़ेंगे इस तरह का, उसमें से बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को हाईलाइट करेंगे, सिर्फ उनको उनके रेलेवेंट जगह पे लिख दें। जब आपने लिख दिए ना, अब आपको उसने क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली बताया होगा कि आपने पे कितना किया, कैश पेड बताया होगा। जो उसने कैश पे किया होगा, कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट। पेमेंट हुई है, बैंक क्या हुआ होगा, क्रेडिट। कैश क्या हुआ होगा, क्रेडिट। वो यहाँ पे आ जाएगा इस अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी, डेट विल बी एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या आएगी, एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रही होगी। गॉट इट। बीआरएस में सेम एमसीक्यूज होगा, वो आपको एक्सपेंस गिवन करेगा, आपसे कैश निकलवा देगा कि भाई कितना कैश पे किया है। लेकिन आपने कंबाइन अकाउंट बनाना है। अगर सैलरीज पेएबल है और एडवांस सैलरीज भी हैं, कंबाइन अकाउंट बना दो, ठीक है। उसकी बेसिस पे आपका एक्सपेंस निकल आएगा और वो एक ही अकाउंट से निकल आएगा। आपका टाइम भी सेव होगा, आपका आंसर भी क्या होगा, एक्यूरेट आएगा। अब ये कौन कौन से होते हैं, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज। ये 3 अकाउंट हैं जो पेएबल और एडवांस दोनों हो सकते हैं। कौन कौन से, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज। तो ये आपने क्या करने हैं, कंबाइन अकाउंट बनाने हैं। आप कंबाइन अकाउंट बनाएंगे, आपके पास जवाब जो है वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद है हमारे एक्सपेंसेस की, तो सारी बात हो गई। हमें लग गया पता कि एडवांस एक्सपेंसेस हैं, और हमें लग गया पता कि मेरे पास क्या है, एक्सपेंसेस पेएबल है। मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से एडजस्टमेंट आनी है, कंफर्म आनी है। अब फाइनल अकाउंट के जब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ते आएंगे ना पूरा, उस ट्रायल बैलेंस में बस एक्सपेंस गिवन होगा कि ये आपका एक्सपेंस है। आप जब आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वहाँ लिखा रहेगा कि ये एक्रूड है या इतना आपका एडवांस है, लिखा रहेगा ना। यानी उसने आपको बता दिया इतना आपका बैलेंस पेएबल है, इतना आपका एडवांस है, बताया होगा। आपने सबसे पहले वो लाइन पकड़नी है। आपको पता है बैलेंस पेएबल है, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में जाकर लिख दो कि इतनी सैलरी मेरी पेएबल है। आपको पता है कि ये एडवांस है, चुप करके जाके क्लोजिंग बैलेंसेस में लिख दो इतना आपने क्या किया हुआ है, एडवांस पे किया, ताकि आप उस एडजस्टमेंट को पढ़ो, उसका एक नंबर जो है वो सिक्योर हो जाए कि इतनी लायबिलिटी थी और इतनी आपकी क्या थी, एसेट था। अब आप वापस जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, उसने रकम दी सैलरीज की, उसने दिया होगा कितनी अमाउंट पे की है, ट्रायल बैलेंस में उसने दिया कितनी अमाउंट पे की है। तो जो उसने अमाउंट दी होगी पेएबल उसमें ऐड कर देना, और जो एडवांस है उससे क्या करवा देना, लेस करवा देना। आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा जो आपने कहाँ जाके लेस करवाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है। अगर आप इसको स्मार्टली प्ले करेंगे, आपके लिए मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ईजीली आ रहे होंगे। गॉट इट। मिटा दो इसको। अब हो गया क्लियर। एक्रूवल प्रीपेमेंट के भी मुश्किल लगता है? अब अभी भी मुश्किल लगता है कि नहीं?
सारे नींद में बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी। अभी भी मुश्किल है, लेट्स सी। दूसरे को हमारे पेपर है, चल देगा पता। उसके बाद है हमारे पास इनकम। एक्सपेंसेस की तो हमारे पास बात हो गई, इनकम भी तो सेम ही चलेगी। इनकम भी क्या चलेगी, सेम ही चल रही होगी। जहाँ एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे हमें एडवांस इनकम भी मिल सकती है, वहाँ हमारी इनकम पेएबल भी हो सकती है। तो हमने इनकम के बारे में क्या करना है, अब इसको कैलकुलेट करना है। जब आपको इनकम मिलती है तो आप इसकी बेसिकली एंट्री पास करते हैं। आपका कैश अकाउंट जो है वो क्या होता है, डेबिट, और जो आपका इनकम का अकाउंट है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है। ये तो आपकी इनकम है। जैसे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, वैसे इनकम भी क्या होनी चाहिए, फॉर द ईयर होनी चाहिए। जैसे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, इनकम भी क्या होनी चाहिए, फॉर द ईयर होनी चाहिए। आपने सेल्स कर दी हैं, आपने सेल्स कर दी हैं, पैसे नहीं मिले, आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसीवेबल। क्या होता है, एसेट। तो भाई ये तो पढ़ के आ चुके होंगे आप कि आपने सेल्स कर दी हैं और आपको पैसे नहीं मिले, डेट इज योर एसेट। मतलब आपकी कोई इनकम थी और वो आपको अभी इनकम नहीं मिली, तो आपके लिए क्या है, रिसीवेबल है, वो आपका क्या बन गया, एसेट। अब ये कौन सी इनकम की बात हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम की, डिविडेंड की, इन्वेस्टमेंट्स इनकम की, एसी वगैरह बेचा, इसका प्रॉफिट हुआ, इसकी इनकम की बात कर लेते हैं कि जो आपको अभी इनकम मिल तो इनकम तो हो गई है बट रिसीव नहीं हुई। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर। वो कहते हैं कि भाई इनकम एक्रू हो गया, रिकॉर्ड कर दो, एक्सपेंस एक्रू हो गया, रिकॉर्ड कर दो। एक्सपेंस एक्रू हो गया, हम लेस करवाते हैं, पेएबल पे नहीं किया तो पेएबल आ जाता है। ऐसे ही है इनकम का भी ये असूल है कि अगर आपकी इनकम फॉर द ईयर एक्रू हो गई है, आप उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपका इनकम अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कि भाईजान इनकम आ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में 1 मिलियन रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं और बैंक ने आपको पे करना है 10% इंटरेस्ट। 31 दिसंबर आ गई, अब आपको पता है कि बैंक ने आपको पैसे देने ही देने हैं वाले। आप क्या करेंगे, अपना इनकम अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर बैंक ने पैसे दे दिए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर बैंक ने पैसे नहीं दिए, रिसीवेबल है, हम क्या करेंगे, हम इसको अपना एक्रूड इनकम जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और ये एक्रूड इनकम क्या होता है, बेसिकली मेरे लिए ये करंट एसेट होता है कि ये मैंने वसूल करने हैं, ये मैंने रिसीव करने हैं। इज दैट क्लियर। और जब हमें पैसे, ये है जी व्हेन इनकम इज एक्रूड, ये हम कब करते हैं, व्हेन इनकम इज एक्रूड। जब हमें पता है कि हमें पैसे भी नहीं मिले लेकिन लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्रूड इनकम डेबिट कर देंगे, इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जब वो हमें बैंक पेमेंट कर देगा, फिर हम क्या करेंगे, हमारा कैश या बैंक अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट। और ये हमने एसेट रिकॉर्ड किया था एक्रूड इनकम का, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे जब हमें पैसे मिल रहे हों। इसका मतलब याद रखिएगा कि जब पैसे मिले, लाजमी नहीं है तब ही इनकम रिकॉर्ड हो। पैसे नहीं मिले थे, हमने इनकम रिकॉर्ड कर ली, जब पैसे मिले मैंने इनकम रिकॉर्ड नहीं की, मैंने बस क्या किया, अपने एक एक्रूड इनकम को मैंने रिवर्स आउट किया है। अगर आप इसके टी अकाउंट की बात करें, ओपनिंग एक्रूड इनकम एसेट होता है, क्लोजिंग एक्रूड इनकम जो कैश रिसीव हुआ है वो लिखेंगे, आपके पास इनकम फॉर द ईयर जो है वो आ रही होगी। गॉट इट। अब आप इसको ज़रा एक सेकंड के लिए सोचें, रिसीवेबल अकाउंट से सेम ही है, ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड, सेल्स नहीं होती थी ये, तो ये वही है।
कोई डिफरेंस नहीं है। बस हमने क्या किया है, रिसीवेबल के नाम को हमने चेंज कर दिया है, किसके नाम से, इनकम के नाम से। तो ये मेरी क्या बन गई है, एक्रूड इनकम बन गई है कि ये मेरी इनकम क्या है, रिसीवेबल है। फिर दूसरी हमारी होती है अनअर्न्ड इनकम। क्या होती है, अनअर्न्ड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम, पैसे एडवांस में मिल गए हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, सारे नशे में बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, फूंक के आए हैं कैप्शन सारे के सारे आज। व्हाट इज एक्रूड इनकम, पैसे मिले नहीं अभी, इनकम रिकॉर्ड हो गई है, पैसे अभी आए नहीं, हमने पैसे वसूल करने हैं। लेकिन अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, पैसा मिल गया, काम किया नहीं है, जैसे आप लोग करते हैं, पैसे ले लिए, काम नहीं किया। तो अब पैसे ले लिए हैं, काम नहीं किया, तो ये आपकी लायबिलिटी नहीं बन जाएगी कि फ्यूचर में आपने क्या करना है, काम तो करना है। जैसे आप सेल्स कर लेते हैं, आपको कस्टमर आता है, कस्टमर आपको एडवांस पकड़ा के चला जाता है, लेकिन आपने सेल्स ही नहीं की अभी तक, तो आप उसको सेल्स रिकॉर्ड करेंगे नहीं। हमें पता है जब हम कस्टमर आएगा हम सेल्स करेंगे, एंट्री के पास होती है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश आया तो डेबिट, वरना डेटर अकाउंट डेबिट। बट उसने हमें तो दिया ही नहीं है, ना पैसे आए हैं, ना हमने कोई सेल्स रिकॉर्ड की है, हमने कुछ भी नहीं किया अभी। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे बताएं। उसने हमें कैश दे दिया, कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन अभी हमने काम करके देना है, तो हम इसे क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट करेंगे, या हम इसको डेफर्ड इनकम कह के क्रेडिट कर रहे होंगे, या हम इसको अनअर्न्ड इनकम कह के क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। ये लायबिलिटी है, ये इनकम का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये सीन हुआ तो उसने हमें कैश पकड़ा दिया, हमने क्या किया, कैश का अकाउंट जो है वो तो कर दिया हमने डेबिट, वो क्या हमारा हो गया डेबिट, लेकिन ये हमें एडवांस मिला है। ये क्या मिला है, एडवांस। तो ये लायबिलिटी है मेरी, मैंने काम करके देना है, तो अभी तो मैंने पैसे कमाए नहीं ना, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, अनअर्न्ड इनकम, ये क्या हो जाएगी क्रेडिट, और ये मेरी क्या है, लायबिलिटी। इसके लिए आप जाके वर्ड इस्तेमाल करेंगे अगली क्लासेस में, डैट इज़ डेफर्ड इनकम। क्या, डेफर्ड इनकम। फिर जब आपने वो काम कर दिया, अब आप इसे अपनी इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, ये आ जाएगी जी अनअर्न्ड इनकम जो है वो डेबिट हो जाएगी, और हमारी जो इनकम अकाउंट है वो मेरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। इस चैप्टर में और फाइनल अकाउंट में इनकम की एडजस्टमेंट्स बहुत कम है। अगर आपके 100 MCQs हैं, आपके 90 MCQs एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं। इनकम का सिर्फ एक MCQs है, डेट इज़ रेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव। अगर आपने पैसे पहले ले लिए हैं, अभी रेंट आपने बिल्डिंग रेंट आउट नहीं की, तो डैट इज़ योर अनअर्न्ड इनकम, डैट इज़ योर अनअर्न्ड इनकम। यहाँ आपने बिल्डिंग दे दी है, पैसे नहीं मिले, डैट इज़ योर एक्रूड इनकम। इसमें सिर्फ रेंट के MCQs आएगा, और इसके अलावा आपके पास इसमें से MCQs नहीं आते। और अगर आप इसका अकाउंट बनाने की बात करें तो देखें, आपके पास होगा ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, कैश रिसीव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इनकम का बैलेंसिंग अकाउंट, ये बन रहा होता है। तो अगर आप देखें दैट इज़ अ पेएबल अकाउंट, सेम हमारा आ रहा होता है। तो आप कुछ ऐसी इनकम होंगी, जैसे रेंट की ही बात करता हूँ क्योंकि इसमें एक ही MCQs है, वो रेंट का है कि कुछ आपको रेंट एडवांस में मिल गया है, कुछ आपका भी रेंट जो है वो रिसीवेबल है। आप उसे कंबाइन बनाएंगे, जैसे आप एक्सपेंसेस का, एक्रूड का और प्री पेमेंट का कंबाइन अकाउंट बनाते हैं, आप इनका भी क्या करेंगे, कंबाइन अकाउंट बनाएंगे। क्या करेंगे, कंबाइन अकाउंट। देखिए आपको एडवांस में अगर इनकम मिली है, डैट इज़ योर लायबिलिटी, आप लिखेंगे ओपनिंग एडवांस। अगर आपको रिसीवेबल है, डैट इज़ योर एसेट, आप लिखेंगे ओपनिंग रिसीवेबल। फिर यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग रिसीवेबल। तो चाहे एक्सपेंसेस हैं चाहे इनकम है, कंबाइन अकाउंट बनाओगे और सबसे पहले क्या लिखोगे, बैलेंसेस को। क्या लिखोगे सबसे पहले, बैलेंसेस को। कंबाइन अकाउंट बनेगा और सबसे पहले क्या लिखना है आपने, बैलेंसेस को लिखने।
फिर जो कैश रिसीव हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट हमारा क्या हुआ, क्रेडिट लिख दिया। बैलेंस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, चाहे एक्सपेंसेस है चाहे आपके पास इनकम है, आपने अकाउंट जो बनाना है हमेशा कौन सा, कंबाइंड अकाउंट ही बनाना है। इसके साथ हमारा एक्रूवल एंड प्री पेमेंट जो है वो डिस्कस आउट एंड होता है। इसकी जितनी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट और जिस तरह करनी है शॉर्टकट से मैंने आपको बताई है, आपने फाइनल अकाउंट को उस तरह ही करना है। इवन आपका होमवर्क यही है कि आप जाएं चैप्टर पे फाइनल अकाउंट वाले, उसमें सिर्फ जाके ना एक्रूवल और प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट करें, और कोई नहीं करनी। आप ट्राई बैलेंस पढ़ें, नीचे जाके एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्रूवल एंड प्री पेमेंट को पढ़ें, आपको समझ लग जाएगी भाईजान फाइनल अकाउंट में से 20 नंबर हमने किस तरह से सिक्योर करने होते हैं। डन हो गया, ठीक है जी। इसका आप टेस्ट कर ले, कल क्लास करनी है संडे को ना, यस कल संडे को क्लास करेंगे हम।